बिल्कुल आराम से समझिए चीजों को। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू चैप्टर दैट इज आवर एनवायरमेंट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बेटा एनवायरमेंट क्या होता है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? जी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अराउंड वो एरिया जहां वो रहता है हम उसको उस ऑर्गेनिज्म का क्या कह देते हैं बेटा? एनवायरमेंट कह देते हैं। जैसे इफ यू टॉक अबाउट अ फिश यू कैन से द फिश इज लिविंग इन एन एक्वेटिक एनवायरमेंट। भाई फिश कहाँ रहती है? एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहती है। अगर हम बात करें अपनी तो हम लोग टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहकर अपने आप को सर्वाइव करता है बेटा हम उस ऑर्गेनिज्म को उसका एनवायरमेंट कह देते हैं। इतनी बात सब बच्चों के समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखिए कि इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास अगला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहां पर बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। और बेटा वो आपस में इंटरेक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो एक इकोसिस्टम बना सके या एक पर्टिकुलर सिस्टम बना सके जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने आप को फायदा पहुंचा सके या अपने आप को प्रॉफिट पहुंचा सके। तो बेसिकली उस एक पूरे पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? इकोसिस्टम कह देते हैं। क्या ये बात सब बच्चों के समझ में आती है? रिपीट कर दें। देखिए बेटा जैसा मैंने बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बेसिकली एक कम्युनिटी होती है। क्या होता है बेटा? एक कम्युनिटी होती है जिस कम्युनिटी के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और साथ ही साथ इसमें बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं। कैसे कंपोनेंट्स आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होगा? जैसे जैसे एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इट मींस दैट दे फॉर्म्स अ कम्युनिटी और उस कम्युनिटी को हम क्या कह देते हैं? इकोसिस्टम कह देते हैं। अब इकोसिस्टम बेटा कई तरीके के होते हैं, या कहो कि मेनली हम इकोसिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो इकोसिस्टम होगा जो जमीन पे होगा, उसको मैं कह दूंगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक वो इकोसिस्टम होगा जो पानी में होगा, उसको हम कह देंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। आ गई बात समझ में? बेटा इकोसिस्टम की सबसे आसान जो मिसाल दी जाती है वो आप एक घर के अराउंड एक गार्डन को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? गार्डन को। गार्डन में आप देखते हैं बेटा अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। वो सब क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो वाटर से भी इंटरेक्ट करेंगे, सनलाइट से, जो प्लांट्स गार्डन में प्रेजेंट होते हैं वो सनलाइट से इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली दे ऑल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। आ गई बात समझ में? तो इस बेटा इंटरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम बोल देते हैं। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी एग्जांपल क्या होती है सर? गार्डन। गार्डन इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम। इतनी बात बेटा सब बच्चों के समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इफ है, इसमें एक पॉइंट लिखा है इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। बेटा इकोसिस्टम में क्या होता है? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक जगह एक ग्रास है, ठीक है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ठीक है, अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि तीनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया, ठीक है, मान लो फ्रॉग को ईगल खा गया। तो ये तमाम चीजें क्या कर रही हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं एंड दे फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। तो इसलिए बेटा ये बात यहाँ पे कही गई कि इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव राइज टू फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अब यहीं से बेटा क्या निकल के आता है? फूड चेन निकल के आती है और फूड वेब निकल के आता है। ये हम आगे के हिस्से में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं बेटा जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं है बेटा, बेटा जब बहुत सारी फूड चेन्स एक जगह मिल जाती हैं तो उसको फूड वेब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आता है पॉल्यूशन। क्या आता है बेटा? पॉल्यूशन। क्या कोई बता सकता है पॉल्यूशन क्या होता है? बेटा अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी अनडिजायरेबल चीज आ रही है, चाहे वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, केमिकल एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, या इवन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पॉल्यूशन बोल देते हैं। और वो चीज जो खराब करती है उसे मैं पॉल्यूटेंट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ बेटा? पॉल्यूटेंट। जैसे बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉल्यूटेंट। जैसे कौन कौन सी गैस बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये सारी गैसेस कैसा बिहेव करती हैं? एज अ पॉल्यूटेंट। तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है या नहीं? बेटा जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन से, तो ह्यूमंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? गार्बेज बोल देते हैं, जो कि क्या है? एक
पॉल्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है भाई। हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, दैट इज कॉज पॉल्यूशन। अगर आप उस वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो वो वेस्ट क्या करेगा बेटा, फिर पॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन किया कि ओजोन लेयर को डेप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट में। तो ओजोन लेयर कैसे डेप्लीट होती है, विद द हेल्प ऑफ हार्मफुल गैसेस। बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं बेटा जो क्या करती हैं, ओजोन लेयर को डेप्लीट कर देती हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ गैसेस इंक्रीज हो रही हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर तो डेप्लीट होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेस्ट? हाँ, वो चीजें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हम क्या कह देते हैं, वेस्ट कह देते हैं। अब वेस्ट बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मेरे पास ऐसे वेस्ट होंगे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में, और वो सिंपल सब्सटेंसेस फिर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उस वेस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह देते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इसके ऑपोजिट साइड में कौन सा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल देंगे। अच्छा देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या कहा गया कि दे चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम एंड बिकम हार्मलेस। यानी जो आपका वेस्ट होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप उसको ट्रीट कर देंगे, जो डिकम्पोजर्स हैं उसको ट्रीट कर देंगे, तो वो कैसा बन जाता है, हार्मलेस बन जाता है। यानी फिर वो वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं देगा और अल्टीमेटली हमें नुकसान नहीं देगा, और दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अच्छा एग्जाम्पल्स क्या होती हैं बेटा, स्प्लॉइड फूड है, ठीक है, वेजिटेबल पील्स हैं, पेपर्स हैं और लेदर्स हैं, ये सब कैसे वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। जैसे हम लोगों के घर में से वेजिटेबल वेस्ट निकलता है, वो किस तरीके का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। यानी उस वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेस्ट आ गया बेटा जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। लेकिन बेटा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं ये अनचेंज रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी काफी टाइम बाद तक ये कैसे रह सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर इनका सेम रह सकता है। अच्छा, दे कंटिन्यू टू पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देखोगे तो ग्लास बॉटल्स हैं, मेटल की केन्स हैं, पॉलीथीन्स हैं और सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं बेटा, हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल करती हैं। क्यों करती हैं बेटा, बिकॉज दे आर दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो। Okay, so now we are discussing about the ecosystem. Let's move further our discussion. बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या रहता है, अपना इकोसिस्टम। जैसा मैंने अभी बताया बेटा, इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहां पर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं, जो कि अलग अलग तरीके की स्पीशीज से, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। अब नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसा मैंने बेटा आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि इकोसिस्टम को मैं ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 पार्ट में। कौन कौन से, एक होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो जमीन पे होगा, और एक होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कहाँ पे होगा, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कहाँ पे होता है बेटा, मैन मेड इकोसिस्टम होता है। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वो ह्यूमंस ने खुद से बना रखा होता है। तो जब खुद से बना रखा होता है तो अपने फायदे के लिए बनाया होगा, और जो नेचुरल इकोसिस्टम है बेटा उसको नेचर ने बनाया है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बेटा हम फर्दर कह सकते हैं कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है। इसके अलावा बेटा ग्रासलैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करेंगे बेटा, तो आप लोगों ने एक्वेरियम देखा है, किसी होटल्स में आप लोग एंटर किए हो या आजकल तो घरों में भी यूज किया जाता है एक्वेरियम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो बेटा नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था बेटा, इकोसिस्टम के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक जिसमें लिविंग कंपोनेंट आते हैं, और एक होते हैं एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया बेटा, द बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। दे कॉन्स्टिट्यूट द फूड ऑब्टेनिंग स्टेप्स और
ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए बेटा यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना खाना हासिल करता है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना खाना हासिल करता है उसके बिहाफ पे हम उसको एक प्रॉपर ट्रॉफिक लेवल पे रख देते हैं। एक प्रॉपर ट्रॉफिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं बेटा, किस बिहाफ पे कि किस तरीके से वो अपना खाना हासिल कर रहा है। भाई हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना रहा हो, तो उसको मैं कह दूंगा प्रोड्यूसर। क्या कह दूंगा बेटा? प्रोड्यूसर। भाई हो सकता है वो अपना खाना दूसरे से खा रहा हो, तो उसको हम कह देंगे कंज्यूमर। आगे बात समझ में? तो बेसिकली कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करता है उसके बिहाफ पे हम काफी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म आता है हमारे पास वो था ट्रॉफिक लेवल 1, कहो ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ। ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल आता है बेटा वो होता है ग्रीन प्लांट्स का। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। तो बेसिकली दे प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज इंक्लूड्स ट्रीज, बशेज और ग्रासेस। जो छोटे मोटे ग्रासेस होते हैं, ट्रीज होते हैं बेटा, उन सबके अंदर कौन आ जाता है? ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल होता है बेटा उसमें आते हैं हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स का मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अच्छा, दे डायरेक्टली ईट प्लांट और their products such as leaves, grains etc for food और suck plant sap for their leaves और stem। बेटा देखो जैसा मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए जो हमारे ग्रासेस होते हैं उन्होंने क्या करा? फोटोसिंथेसिस किया और अपने लिए फूड बनाया। उस फूड को अगर कोई और ऑर्गेनिज्म खा गया तो वो क्या हुआ? कंज्यूमर हो गया। लेकिन जिसने बनाया था वो प्रोड्यूसर हो गया। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? कंज्यूमर। अच्छा, सबसे पहली बार ये आया इसलिए इसको प्राइमरी कंज्यूमर कह देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है बेटा वो जनरली हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म तो हम सभी समझते हैं कौन होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं दे आर द हर्बीवोर्स। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दीज आर द कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होंगे बेटा? कार्निवोर्स होंगे। अब कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो मीट खाते हैं। ठीक है, दे कैप्चर देयर प्रे एंड ईट इट। वो क्या करते हैं? प्रे को कैप्चर करते हैं और ईट कर लेते हैं। देखो बेटा इसकी एक बहुत सिंपल सी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि सपोज कीजिए सबसे पहले आपके पास ग्रासेस थी। क्या थी बेटा? ग्रासेस थे। ग्रासेस के ऊपर फीड किया डियर ने। ग्रासेस को किसने खाया? डियर ने। अब सपोज करो डियर को लॉइन खा गया। डियर को कौन खा गया? लॉइन। तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्रासेस। ग्रासेस कौन हो जाएंगी बेटा हमारे लिए? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा? फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर किया होगा। फिर ग्रासेस को कौन खा गया? डियर। अच्छा, डियर ने ग्रास खाई है, प्लांट खाया है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। और कहो ये एक हर्बीवोरस भी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसको हम कह देंगे प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा बेटा, फिर डियर को किसने खाया? लॉयन ने। अब लॉयन ने डियर को खाया इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया और साथ ही साथ ये कार्निवोरस भी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सब बच्चों के? तो जब भी आप लोगों को इकोसिस्टम समझना हो तो इस सिंपल सी एग्जांपल को ध्यान में रख के समझना। अब देखो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना खाना हासिल कर रहे हैं। भाई ग्रासेस ने सनलाइट से अपना खाना प्रोड्यूस किया है तो इसको हमने क्या कह दिया? प्रोड्यूसर। लेकिन डियर ने ग्रास से खाना खाया, इसने कंज्यूम किया है ग्रासेस को, इसलिए इसको कंज्यूमर कह दिया। और सबसे पहला किया है तो इसीलिए प्राइमरी कंज्यूमर कह दिया। फिर उसके बाद लॉइन हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि लॉइन ने क्या किया बेटा? डियर को वो खा गया, डायरेक्टली उससे फूड अपना उसने प्रोवाइड कर लिया। तो इसी तरीके से ये जो एक चेन आप देख रहे हैं ना बेटा, इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन। इस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। इसके अलावा आप और भी फूड चेन बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दी थी। ग्रासेस हैं कहीं पे, ग्रासेस को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को मान लो कोई और बड़ा स्नेक खा गया। ठीक है, स्नेक को ईगल खा गया। तो बेसिकली ये जो एक चेन चली आ रही है, इस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। और इस फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। इतनी बात बेटा सब बच्चों को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? शैल वी मूव अहेड? इसको हटा दे बेटा, या कोई लिख रहा है? लिखना है तो लिखो। ओके, सो हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे अबाउट ट्रॉफिक लेवल 3 या कहो कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था बेटा, कंज्यूमर्स क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे को डायरेक्टली खा लेते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोल लेते हैं। अब इनका हमारे ट्रॉफिक लेवल में पोजीशन क्या है? दे आर दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और यू कैन से यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी की बात करोगे बेटा तो दे कैप्चर देयर प्रे एंड ईट इट। दीज इंक्लूड्स टाइगर्स, वॉल्स, स्नेक, लिजर्ड्स एंड सर्टेन बर्ड्स एटसेट्रा।
बट अगर आप बात करेंगे बेटा ट्रॉफिक लेवल 4 की, जिसमें लार्ज कार्निवोर्स आएंगे, कौन से कार्निवोर्स, बड़े कार्निवोर्स। जैसे बड़े कार्निवोर्स से मुराद यहाँ पर क्या है बेटा, आपने पीकॉक ले लिया या ईगल ले लिया, तो इस तरीके का जो ट्रॉफिक लेवल होगा इनका होगा ट्रॉफिक लेवल नंबर 4। द ट्रॉफिक लेवल नंबर विल बी 4। दे आर दी लार्ज कार्निवोर्स। और लार्ज कार्निवोर्स में बेटा आप किसको और इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बच्चा एग्जाम्पल बता सकता है? ह्यूमंस को। वो बेटा यहाँ पे हम बात करें तो कार्निवोरस की, लेकिन हम लोग तो ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है। और कोई एक हॉक ले सकते हैं आप लोग इसमें, ठीक है, बड़ा बर्ड ले सकते हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरासाइट। हाँ, वल्चर ले सकते हैं बेटा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरासाइट्स। बेटा जैसा कि हम जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैरासाइट, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ पैरासाइट? हाँ, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटा हम क्या कह देते हैं, पैरासाइट कह देते हैं। आगे बात समझ में? बेटा पैरासाइट दो तरीके से रह सकता है, एक तो बॉडी के अंदर रह सकता है और एक बॉडी के बाहर रह सकता है। अगर बॉडी के बाहर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट, और अगर बॉडी के अंदर रहता है तो उसको हम एंडोपैरासाइट कह देते हैं। तो दे लिव इनसाइड और ऑन दी बॉडी सरफेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट। अब बेटा जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर छोटा वाला ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट रहेगा उसको मैं क्या कह देता हूँ, होस्ट कह देता हूँ। आगे बात समझ में? यानी जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता है और उसको बेचारे को नुकसान भी करता है, ठीक है। तो जैसे वर्म्स होते हैं बेटा बहुत सारे, गट्स ऑफ द एनिमल्स, फ्लीसेस व्हिच लिव ऑन द स्किन ऑफ द एनिमल सच एज डॉग। बेटा बहुत सारे और जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारी स्किन पे भी रहते हैं, बहुत सारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं। तो द लास्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस नाउ इट इज द डीकंपोजर्स। बेटा लास्ट क्या होता है हमारे पास, डीकंपोजर्स होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था बेटा, डीकंपोजर का मतलब क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे को डीकंपोज कर देते हैं, यानी उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं, डीकंपोजर्स बोल देते हैं। जैसे आप लोगों ने बेटा अक्सर देखा होगा कहीं पे कोई किसी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे आप लोग कहीं हाईवेज वगैरह पे जा रहे हैं, वहां पे डॉग का एक्सीडेंट हो गया, तो डॉग क्या होता है साइड में वो बेचारा मर जाता है, तो उसको क्या करते हैं धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, या को सिंपल गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस फिर यूटिलाइज हो जाती हैं और ऑर्गेनिज्म ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। तो बेसिकली ये तमाम चीजें बेटा किसके अंडर में आती हैं, डीकम्पोजर्स के अंडर में। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं और फंजाई हो सकते हैं। Okay, so the next component of the ecosystem which is very important to learn is the abiotic component। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा, इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक। बायोटिक में तमाम लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं और एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि हमारे पास सनलाइट होता है, एयर, वाटर, टेम्परेचर और सॉइल, ये तमाम चीजें जिसके अंडर में आती हैं उसको हम क्या कह देते हैं, abiotic component of the ecosystem, or you can also say they are the non living components। ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे सनलाइट की बात करें बेटा, तो जैसा कि हम जानते हैं सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, जिससे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। एयर की बात करेंगे बेटा, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल टू एनिमल फॉर रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन करने के लिए या फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए बेटा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजफुल टू प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। इज द पॉइंट क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एबायोटिक कंपोनेंट्स का प्रेजेंट होना। तो नेक्स्ट बेटा वाटर है, ये तो पता है इसेंशियल पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो वाटर इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन दी cells। It is required for various biochemical reactions which occurs in the organism। बेटा ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, काफी ज्यादा रिएक्शंस को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है फॉर कैरिंग आउट अ प्रॉपर केमिकल रिएक्शन। एंड द वास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द टेम्परेचर। तो आखिरी चीज बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्या रहती है, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर हमारे पास एक ऐसा फैक्टर होता है जो ज्यादातर प्रोसेसेस को अफेक्ट कर देता है। टेम्परेचर क्या करता है, ज्यादातर प्रोसेस को क्या करता है, टेम्परेचर अफेक्ट कर देता है। तो जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करें, अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। बेटा ये क्या कर सकता है, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट। भाई एक एनवायरनमेंट में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ये बात डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कि जो ऑर्गेनिज्म थर्मोफिलिक होते हैं वो हाई टेम्परेचर्स पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म थर्मोफिलिक नहीं होते वो लो टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर पाते हैं, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। थर्मोफिलिक मतलब जो टेम्परेचर लवर होते हैं, जिनको हाई टेम्परेचर पसंद होता है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे बेटा इट अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं बेटा हमारी बॉडी में नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम्स को काम करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर एक एम्बिएंट टेम्परेचर को या एक प्रॉपर या पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे हमारी बॉडी के तमाम एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर टेम्परेचर बेटा अप या डाउन होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी अप डाउन हो जाती है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं बेटा सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे इकोसिस्टम का, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सॉइल में ग्रो करते हैं, विदाउट सॉइल तो ग्रो नहीं करते ना। तो सॉइल प्रोवाइड द सबस्ट्रेटम for the growth of plant. It contains water and minerals, nutrients such as sodium and potassium required by the plants. तो बेटा बेसिकली होता क्या है कि सॉइल के अंदर ही वो तमाम न्यूट्रिएंट्स और तमाम मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लांट्स आर द की कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो नाउ वी आर स्टॉपिंग फॉर टुडे, rest we will be discussing tomorrow.